नमस्ते एंड वेलकम टू डेली डोज विद एंकी। जब दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, जब मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के एयरपोर्ट्स पर लोग परेशान हैं, जब नौकरियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं, जब रुपया अपनी सबसे नीचे वाली दशा में पहुंच चुका है, दर्शकों को बता दें कि दरअसल निचले स्तर पर आ गया है रुपया। डॉलर के मुकाबले उसने बिल्कुल नीचे का स्तर छू लिया है। तब देश की सबसे बड़ी बहस क्या है? पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी? नहीं, डिबेट चल रही है 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के कितने टुकड़े किए थे। हर इलेक्शन से पहले इंडिया में एक पैटर्न रिपीट होता है। जब लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, तब देश को एक इमोशनल मुद्दा दे दिया जाता है। कभी धर्म, कभी लैंग्वेज, कभी पास का एक जख्म। इस बार वंदे मातरम। असली प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाना ये पॉलिटिक्स का सबसे पुराना फॉर्मूला है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर पार्लियामेंट में स्पेशल डिस्कशन रखी। हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। कुछ ने इसे वॉर क्राई ऑफ फ्रीडम बोला, कुछ ने कहा देशभक्ति तब मीनिंगफुल है जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि 1937 में कांग्रेस ने अपीजमेंट के लिए वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, और यही सोच 1947 के पार्टीशन की बुनियाद बनी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने
वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। वंदे मातरम में कुल 6 स्टैंजाज हैं। 1875 में इस गीत के पहले 2 स्टैंजाज लिख दिए गए थे। पहले 2 स्टैंजाज सिर्फ भारत की तारीफ करते हैं, जमीन को मां के रूप में देखते हैं, और बाकी स्टैंजाज 1882 में आनंद मठ नॉवल के लिए लिखे गए थे। इस नॉवल का बैकड्रॉप था सन्यासी रेबेलियन। बाद के स्टैंजाज का टोन काफी इंटेंस हो जाता है, उनमें स्पिरिचुअल इमेजरी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और यही डिफरेंस 1937 में कांग्रेस सेशन में एक बड़ा मुद्दा बना। कुछ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ने चिंता जताई कि चूंकि आखिरी स्टैंजाज में रिलीजियस बातें हैं, इसलिए नॉन हिंदू कम्युनिटीज के लिए इसे पूरा अडॉप्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो कांग्रेस ने क्या किया? सॉन्ग के लिरिक्स नहीं बदले, सॉन्ग के टुकड़े नहीं किए, सिर्फ ये डिसाइड किया गया कि ऑफिशियल फंक्शंस में पहले के 2 स्टैंजाज ही यूज होंगे, और ये डिसीजन यूनिटी को बचाने के लिए किया गया। इस फैसले की फाउंडेशन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर रखी गई थी। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बताते हैं कि टैगोर ने लिखकर कहा कि जो लोग स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म फॉलो करते हैं उनको आखिरी स्टैंजाज ऑब्जेक्शनेबल लग सकते हैं, इसीलिए सिर्फ पहले 2 स्टैंजाज को नेशनल सॉन्ग के रूप में लेना बेहतर होगा। और ये डिसीजन कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने कलेक्टिवली लिया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे देश के बड़े नेता शामिल थे। लेकिन पार्लियामेंट में इसकी क्या प्रेजेंटेशन की गई? अपीसमेंट और टुकड़े के रूप में। और फिर बारी आई ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन ने तुरंत काउंटर किया। गौरव गोगोई, कांग्रेस एमपी, ने काउंटर स्पीच में कहा, वंदे मातरम को भारत के टुकड़े करने का हथियार बना दिया गया है। आप हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। असली मुद्दा तो यह है कि आप लोग बंगाल में इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसलिए वंदे मातरम को पॉलिटिक्स का शिकार बना रहे हैं। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना, और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था।
पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। और दूसरा जो उद्देश्य था कि एक राजनीतिक रंग इस पूरे वंदे मातरम के चर्चा को देने का था। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। सवाल सिंपल है, बहस वंदे मातरम पे हो रही थी या कांग्रेस की लेगेसी तोड़ने पर? प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधा कहा, इस डिबेट का एक ही रीजन है, बंगाल इलेक्शन और असली मुद्दों से ध्यान हटाना। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। चलिए पार्लियामेंट के बाहर निकलते हैं। जमीन पर देश का क्या हाल है? दिल्ली का AQI गैस चैम्बर जैसा, लैक्स ऑफ जॉब्स लॉस्ट, मिडिल क्लास पर टैक्स का प्रेशर, रुपया का वीक होना। पर टीवी डिबेट्स, 1937 में कौन गलत था, हिस्ट्री कौन बदल रहा है, 150 साल पुरानी बात पर 10 घंटे की डिबेट और आपके फ्यूचर पर 2 मिनट भी नहीं। 2014 के बाद पॉलिटिक्स ने एक न्यू पेट्रियटिज्म क्रिएट किया है, जहां देशभक्ति का मतलब है ऑपोजिशन को एंटी नेशनल कह देना। मैं कल्चर के खिलाफ नहीं हूं, मैं इतिहास के खिलाफ नहीं हूं। हिस्ट्री ज़रूरी है, इमोशन ज़रूरी है। नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ नारा नहीं, निर्माण भी होता है। वंदे मातरम का मतलब है, माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ। पर सच बताऊँ, माँ का नमन सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता। माँ का नमन तब होता है जब उसकी हवा साफ हो, जब उसकी सड़कें सेफ हो, जब उसके बच्चों को नौकरी मिले। असली देशभक्ति क्या है? नारा लगाना या सिस्टम को क्वेश्चन करना? अगर आपको लगता है कि आज भारत को इमोशन नहीं सल्यूशन चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से आज देश का असली मुद्दा क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।